दोस्तों, हम अक्सर अपने नाकामयाब होने के पीछे अपनी जिंदगी की किसी न किसी वजह या हमारी जिंदगी में हुई किसी घटना को ठहराते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई वजह होती है? क्या वो वजह या वो घटना सच में इतनी बड़ी होती है जो हमारे सपनों के बीच आ सके, हमारी कामयाबी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो सके, या फिर हमने इस दीवार को बेवजह अपने बीच में खड़ा रखा है ताकि दुनिया को हम ये बता सके कि हम नाकामयाब हुए तो इस वजह से हुए। दोस्तों, हमारे पास किसी भी काम को ना करने की हजारों वजह हो सकती है, लेकिन क्या सच में ये सारी वजह मायने रखती है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक वजह उस काम को करने के लिए नहीं ढूंढ सकते? क्या सच में ऐसा करना इतना मुश्किल होता है? बस यही छोटा सा फर्क एक कामयाब इंसान और हमारे बीच में है। हमने अपनी जिंदगी में इतने सारे रीजन बना रखे हैं कि वो रीजंस हमें दबाए जा रहे हैं और हम उनके नीचे दबे हुए जा रहे हैं। तो हमें सफलता का रास्ता कैसे दिखाई देगा? बस इसीलिए मैं आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में होने वाली सारी मुसीबतों को अपनी पॉजिटिव सोच के आगे कभी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सपनों को उस ऊंचाई पर रखा जहां तक कोई एक्सक्यूज या फिर कोई नेगेटिव सोच पहुंच ही ना पाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कैरोली टकाक्स की जिंदगी के बारे में, जिनकी डिक्शनरी में हारना ये वर्ड कहीं लिखा ही नहीं था। कैरोली टकाक्स का जन्म 21 जनवरी 1910 को हंगरी में हुआ था। कैरोली हंगरी के सेना के जवान थे। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से भी एक थे। कैरोली 1936 के ओलंपिक्स में भाग लेना चाहते थे और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, लेकिन 1936 में जर्मनी में एक नया नियम लागू किया गया जिसके तहत निशानेबाजी की प्रतियोगिता में सिर्फ कमिश्नर ऑफिसर ही भाग ले सकते थे। इसलिए इस नए नियम की वजह से कैरोली 1936 की ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि वो एक सार्जेंट थे और नियम के अनुसार इसमें भाग लेने के लिए इसके ऊपर की पोस्ट के ऑफिसर चाहिए थे। 1936 के ओलंपिक्स में रिजेक्ट होने के बाद वो निराश नहीं हुए। वो हमारी तरह नहीं थे कि एक बार कहीं से रिजेक्ट होने के बाद सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे और ये सोचे कि शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, वो कैरोली थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1940 के ओलंपिक्स में भाग लेंगे और उसको जीतेंगे भी। उन्होंने फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। 1938 में कैरोली एक जंग में गए थे और किस्मत का खेल देखिए, उनके दाहिने हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्होंने अपना दाहिना हाथ भी खो दिया। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने कैरोली के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। एक तरफ थे कैरोली और दूसरी तरफ थी किस्मत, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक जंग ही तो थी। जिस हाथ के साथ कैरोली ने अपनी प्रैक्टिस की थी, जिस हाथ को उन्होंने निशानेबाजी के लिए तैयार किया था, आज किस्मत ने उनसे वही हाथ छीन लिया था। 1 महीने तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। उसके बाद कैरोली घर लौटे। अगर हम और आप होते तो जरूर इन सारी घटनाओं को किस्मत की मर्जी मानकर घर पर बैठ जाते, लेकिन ये कैरोली थे जिन्होंने एक बार फिर किस्मत की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, और तैयार हो गए फिर से उसी जंग के लिए जो उन्होंने किस्मत के साथ छेड़ रखी थी। जिस हाथ से उन्होंने कभी पिस्टल नहीं उठाया था, वो अपने इसी लेफ्ट हैंड को तैयार करने के लिए लग गए। वो दिन रात लगे रहे और अपने आप को ओलंपिक्स के लिए तैयार करते रहे। पर उसके पहले 1939 में हंगरी में हंगेरियन नेशनल गेम की शुरुआत हुई और कैरोली उसमें हिस्सा लेने पहुंचे।
तो बाकी के पार्टिसिपेंट उनसे आकर अच्छे से मिले और उनको सांत्वना देने लगे। पर कैरोली ने कहा, मैं यहाँ किसी की सांत्वना लेने नहीं आया, मैं यहाँ आप लोगों के साथ कंपटीशन के लिए आया हूँ। आओ और मेरे साथ कंपटीशन करो। और दोस्तों कमाल देखिए, बाकी लोग अपने बेस्ट हैंड से कंपटीशन में खड़े थे और कैरोली अपने लेफ्ट हैंड के साथ। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत कैरोली ने गोल्ड मेडल जीत लिया और किस्मत के साथ साथ उन्होंने इस दुनिया को भी बता दिया कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। नेशनल गेम जीतने के बाद भी कैरोली की निगाहें 1940 के ओलंपिक्स पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत वर्क किया था। उनको पूरा भरोसा था कि वो गोल्ड मेडल जरूर जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों किस्मत भी कहां हार मानने वाली थी। 1940 के ओलंपिक्स को वर्ल्ड वॉर की वजह से रद्द कर दिया जाता है। किस्मत भी कैरोली को परख रही थी। उनमें कितना जुनून अपने गोल को लेकर है, शायद वो देखना चाहती थी। एक बार फिर कैरोली के हाथों से गोल्ड मेडल दूर जा रहा था, पर कैरोली निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट की 1944 में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए, जो कि लंदन में होने वाला था। लेकिन किस्मत ने कैरोली को एक बार फिर से पटक दिया और वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 का भी ओलंपिक रद्द कर दिया गया। दोस्तों किस्मत भी नया नया खेल रही थी कैरोली के साथ। कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी कैरोली ने हार नहीं मानी। वो 1948 के ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए अपने आप को तैयार किया और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सपना कैरोली ने देखा था। 1948 का ओलंपिक्स भी लंदन में ही था और कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और उनके कंपटीशन में थे वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर कार्लोस हैंगरी। लेकिन दोस्तों कैरोली ने सबको हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और अपने साथ साथ उन्होंने अपने देश का भी नाम रोशन किया। दोस्तों कैरोली यहाँ नहीं रुके, वो 1952 के ओलंपिक्स में भी हिस्सा ली और वहां पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एक बार फिर किस्मत को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी और ये बताती रहेगी आपको दुनिया का कोई इंसान कभी नहीं हरा सकता। अगर कोई हरा सकता है तो वो आप खुद हो। दोस्तों ये कैरोली टकाक्स थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज थे कैरोली। यह 1904 में जॉर्ज आइसर और 1928 में ओलिवर हैलासी के बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले तीसरे फिजिकल डिसेबल्ड एथलीट थे। इतना कमाल का व्यक्तित्व रखने वाले कैरोली टकाक्स 5 जनवरी 1976 को पूरी दुनिया से अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए ऐसी कहानी जो हमें हमेशा मोटिवेट करती रहेगी और दुनिया को हमेशा ये बताती रहेगी कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं होता। बस एक ही नियम है, अपनी नजर अपने टारगेट पर रखो और चाहे कुछ भी हो जाए कभी रुको मत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें।